हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इट इज इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम हम एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहते हैं। आप में से सब कोई मॉल गए होंगे घूमने के लिए। मॉल में आपने देखा है एस्केलेटर यानी सीढ़ियाँ जो चलती हुई ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। लोगों को आपने उसमें खड़ा देखा है, खड़े रहते हैं लोग, नीचे जाते हैं, एस्केलेटर नीचे आता है तो नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाता है तो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अगर उसी एस्केलेटर की सीढ़ियों पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और जैसे जैसे एस्केलेटर नीचे आ रहा है वो पर्सन ऊपर चढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एस्केलेटर जिस रेट से नीचे आ रहा है उसी रेट से वो पर्सन सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो दोनों की जो पोजीशन है, सापेक्ष पोजीशन है, एक दूसरे के कंपैरिजन में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ऐसी कोई स्थिति जहां पर अपोजिट प्रोसेस हो रही है लेकिन इक्वल रेट पर हो रही है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एस्केलेटर लगातार नीचे आ रहा है और वो पर्सन लगातार कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के कंपैरिजन में चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जिस रेट से एस्केलेटर नीचे आ रहा है उस रेट से वो पर्सन ऊपर जा रहा है। यानी दोनों जो प्रोसेस हैं, एस्केलेटर के नीचे आने की प्रोसेस और पर्सन के ऊपर जाने की प्रोसेस, वो अपोजिट है और उनका रेट कैसे है, इक्वल है। इसलिए दोनों की स्थितियों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप मेजर करना चाहें यानी मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब आप कैसे मेजर करोगे, डिस्टेंस से मेजर करोगे, डिस्टेंस उनकी कांस्टेंट है। पर्सन जहाँ खड़ा था एस्केलेटर पे वो वहीं खड़ा रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन वहीं रहेगी, खड़ा नहीं है, हालांकि वो चल रहा है, ऐसे घंटों भी चलता रहेगा तो भी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी इक्विलिब्रियम क्या है, कोई ऐसी दो अपोजिट प्रोसेस जो कि इक्वल हो और उनका रेट कैसा हो, रेट इक्वल हो एंड बट दोनों प्रोसेस कैसी हो, अपोजिट हो। ऐसी कोई स्टेट जिसमें कि ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम्स अनचेंज, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, जबकि चेंज हो रहा है बट हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस state of a process in which all the measurable properties अब किसी भी सिस्टम को हम कैसे नापते हैं, सिस्टम की स्टेट को या तो हम टेम्परेचर से नापते हैं, कंसंट्रेशन से नापते हैं एंड कलर से नापते हैं। सो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम do not show any change with the passage of time. ठीक है। इसी तरह से सपोज आपकी छत पर एक टंकी रखी हुई है पानी की, ठीक है, यहाँ पर मोटर से पानी आ रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई हो रहा है, लेकिन नीचे नल खुला हुआ है टंकी का, ठीक है। तो जिस रेट से पानी आ रहा है
टंकी में अंदर, उसी रेट से ये पानी बाहर जा रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन क्या होगी, यानी टंकी में पानी का लेवल क्या होगा, सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने के लिए जो पानी की सप्लाई हो रही है उससे पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसी रेट से, जिस रेट से पानी इसमें आ रहा है उसी रेट से टंकी में से पानी नल के द्वारा बाहर जा रहा है। तो दोनों रेट, यानी पानी के अंदर आने की रेट और पानी के बाहर जाने की रेट इक्वल है। मतलब एक अंदर आ रहा है, एक प्रोसेस में पानी अंदर आ रहा है, दूसरे प्रोसेस में पानी बाहर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों का रेट इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे प्रोसेस तो हो रही है लेकिन हमें उसमें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कंडीशन स्टैटिक दिख रही है, लेकिन है नहीं स्टैटिक, डायनेमिक है, चल रहा है। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो आप हमेशा याद रखिए इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि प्रोसेस तो चल रहा है बट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चेंज हैं, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम सीम्स टू बी स्टैटिक, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। ठीक है, सो इसके बारे में कुछ और नोट लगा करके लिख लीजिए। इन ऑल द प्रोसेसेस, यानी वो सभी प्रोसेस जिनमें कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, उनमें दो अपोजिट प्रोसेस जरूर होंगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं होगा। तो अगर किसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो उसमें जरूर दो अपोजिट प्रोसेस होंगे, और वो दोनों अपोजिट प्रोसेस इक्वल रेट पर हो रही होंगी। ठीक है, so in all the processes which attain equilibrium, two opposite processes are involved. Equilibrium is attained when the rate of two opposing processes become equal. When the rate of two opposite processes becomes equal. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है कि इफ द अपोजिट प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज, involve only physical change, तब हम उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट इफ द अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल चेंज, if the opposing processes involve the chemical change,
The equilibrium is called as chemical equilibria. इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रिया शब्द में क्या अंतर है? इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर है और इक्विलिब्रिया प्लूरल शब्द है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। दो तरीके के इक्विलिब्रियम आपने पढ़े, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है उसको हम पढ़ते हैं। फिजिकल प्रोसेस के सबसे जो फेवरेट एग्जाम्पल हैं आपके, जो आपके वेल नोन एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना एंड सॉलिड का डायरेक्टली गैसेस में चेंज होना। तो ये जो तीन प्रोसेस हैं ये तीनों ही अगर बंद कंटेनर में हो रहे हैं तो दे मे बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रिया। So we will discuss about the equilibrium in physical process. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यहाँ ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम को हम ऐसे रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। डबल ये हाफ एडेड एरो दोनों डायरेक्शन में इस तरह से दिखाते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है ये कैसा है? रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम मेंटेन ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यानी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। ये कब होगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल? आप ध्यान करिए, अगर हम पानी को और आइस को बंद कर दें एक थर्मस फ्लास्क में, तब उस समय उसमें जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा वो कहलाएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, क्योंकि सॉलिड मतलब आइस और वाटर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, क्योंकि हमने उनको 273 केल्विन पर एक आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क में बंद कर रखा हुआ है। तो जिस रेट से आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है उसी रेट से पानी आइस में कन्वर्ट होगा और हमको दोनों में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। हमको ये लगेगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा कि अमाउंट ऑफ आइस या अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें कोई चेंज आया है। देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर उसको बंद करके रखते हैं थर्मस फ्लास्क में, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रिया। और इस कंडीशन में जब भी कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर कांस्टेंट होती है। जैसे यहाँ की कंडीशन में अगर हम कहें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसका हमने आपको एग्जांपल बताया क्या? आइस टू वाटर, ठीक है। तो एग्जांपल है आइस टू लिक्विड वाटर kept in थर्मस फ्लास्क। तो इसमें कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या कांस्टेंट होगा? मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट। यानी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम, या किस टेम्परेचर पर आइस एंड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब आपको ये चीज आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है तो आप नहीं बता पाओगे।
जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होती है और पानी जमता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर आइस एंड वाटर दोनों क्या होंगे, एट इक्विलिब्रियम में होंगे या इन इक्विलिब्रियम होंगे। किस टेम्परेचर पर, एट 273 केल्विन पर। या हम कह सकते हैं वाटर नहीं है, कोई और सब्सटेंस लिया है जिसका लिक्विड फेस और सॉलिड फेस और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में है, तब हम क्या कहेंगे, कौन सी चीज वहां पर कांस्टेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट बोथ फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले साल आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और अभी भी 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही सेम टेम्परेचर होता है। वही फ्रीजिंग पॉइंट होगा ऑफ वाटर के लिए, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और आइस के लिए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो एट दिस टेम्परेचर दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट विल बी कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, दोनों फेसेस, यानी कौन कौन सी, सॉलिड फेसेस एंड लिक्विड फेसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बोथ द अपोजिट प्रोसेस, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर will carry out या will takes place at the same rate. Then next one है liquid vapor equilibrium। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसी का, ये भी आप पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर अगले साल सॉल्यूशन में, तो उसी को अभी समझ लिए कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, सपोज एक बंद कंटेनर है और बंद कंटेनर में हमने ले लिया एक कोई भी लिक्विड ले लिया। ठीक है, इस तरह से कंटेनर बंद है। अब लिक्विड जब हम लेंगे तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे लिक्विड के जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे और इधर पहुंच जाएंगे, यानी गैस फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स गैस फेस में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, और चूंकि कंटेनर बंद है, अगर कंटेनर खुला होता तो वो गैस बाहर हो जाती। कंटेनर बंद है तो मॉलिक्यूल्स यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे गैस फेस में, यानी ये लिक्विड के ऊपर कौन इकट्ठा हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। और थोड़े समय बाद क्या होगा, वो गैस के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। आपने पढ़ा ना पानी का साइकिल, पानी कैसे बनता है, पानी पहले वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर बहुत सारी हो जाती है तो कंडेंस होकर के पानी बरसता है। वही एक छोटा सा सिस्टम है, अगर कंटेनर बंद है, किसी भी लिक्विड का हम लेंगे, यहाँ पे बंद कंटेनर में किसी भी लिक्विड को लें, पहले लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जिन मॉलिक्यूल्स की है, या हम कहें सरफेस के मॉलिक्यूल्स, उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। दे विल एस्केप in the form of vapors, and here vapors will be collected over the surface of liquid. After some time what happens, these vapors will condense and will convert into liquid। यानी जब ये मैंने जो ब्लैक एरो से आपको दिखाया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, और जो मैं रेड एरो से दिखा रही हूँ आपको, वो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। और एट द टाइम, क्योंकि ये बंद है इसलिए कंडेंसेशन हो रहा है। अगर बंद नहीं होता तो ये कंडेंसेशन नहीं होता, यानी ये अपोजिट प्रोसेस नहीं होती। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कब मेंटेन हो सकता है। कोई लिक्विड है, लिक्विड किसी कंटेनर में हमने रख दिया है, वो कंटेनर ओपन है, उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो बंद कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ओपन कंटेनर में नहीं होगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में क्या होगा, जो गैसेस बनेंगे वो बाहर चली जाएंगी। तो एक एक पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर पॉइंट पर
कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। बुक रीडिंग भी आपको जरूर करनी है एक एक लाइन की इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, किसी का भी ले लेंगे हम, जैसे वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है ना। सपोज हमने ये वाटर लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये वाटर वेपर्स हो जाएंगे। हमने यहाँ पे लिक्विड अल्कोहल लिया है तो यहाँ अल्कोहल वेपर्स हो जाएंगे, इस तरह से। तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पर, rate of evaporation will be equal to the rate of condensation. ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी नोट कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे यहाँ क्या होगा, ऊपर वाले में रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये देखिए, जब रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर के बराबर था, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन था, तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर कांस्टेंट थी, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कांस्टेंट था। इस कंडीशन में जब रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हैं, तब क्या कांस्टेंट होगा, तब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, that pressure will be called as, जो कांस्टेंट हो जाएगा, that pressure is called as vapor pressure। कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, अभी नेक्स्ट ईयर भी आपको पढ़ना है और अभी भी पढ़ना है, वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर यही है कि यहाँ पे जो लिक्विड रखा है, जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इसकी वेपर फिर से कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, और वो टाइम जबकि रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसको हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम कहा। यानी इक्विलिब्रियम के समय पर ये वेपर्स जो प्रेशर डाल रही हैं लिक्विड सरफेस पर, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors of liquid, the vapors of liquid when liquid and vapor phase both are in equilibrium, ठीक है। यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये जो लिक्विड है इसकी जो वेपर्स हैं, वो वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर डाल रही है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट प्रेशर is called as that pressure is called as vapor pressure। क्लियर हो गया। तो अभी आपसे अगर पूछा गया, दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो वेपर प्रेशर क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि ये क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का कोई एग्जांपल दीजिए। और क्वेश्चन क्या हो गया कि ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का बंद कंटेनर में हम मेंटेन कर सकते हैं या ऑब्टेन किया जा सकता है। Then next, what is vapor pressure, ठीक है। तो या फिर क्वेश्चन ये हुआ कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में विच फिजिकल क्वांटिटी बिकम्स कांस्टेंट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, या हम कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो अगेन आप इसको लिख लीजिए कि वेपर प्रेशर है क्या, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड की डेफिनेशन है
क्यों आगे चल के आपको इसके सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे। अगर आपको वेपर प्रेशर ही नहीं पता है तो न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या है? इज द प्रेशर exerted by the vapors on liquid surface when both the phases are in equilibrium। यानी जब लिक्विड फेस और वेपर फेस इक्विलिब्रियम में है, उस समय जो भी वेपर लिक्विड पर अपना प्रेशर डाल रही है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। उसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ फिजिकल इक्विलिब्रियम का। अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही थर्ड एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर। यानी जो भी सब्लिमेबल सब्सटेंस होंगे वो सब इसी के एग्जाम्पल होंगे, I2 सॉलिड टू I2 वेपर। और ये ध्यान रखना है अपने को कि I2 सॉलिड है, ये I2 वेपर है। तो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा? जब कंटेनर बंद होगा, क्लोज्ड कंटेनर होगा, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इसका एक और एग्जांपल है NH4Cl सॉलिड एंड NH4Cl। इक्विलिब्रियम के निशान को हमेशा इस तरह से दिखाएंगे, है ना, NH4Cl वेपर। और एक एग्जांपल हो सकता है टेम्फर solid and camphor vapor। जब जब ये दोनों इक्विलिब्रियम या यहाँ पर जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाएगी? यहाँ पर आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी होगी वो होगी इंटेंसिटी ऑफ कलर। जैसे आयोडीन के केस में ले, आयोडीन वायलेट सॉलिड होता है
जब ये इवेपोरेट होगा तो वायलेट वेपर्स जाएंगे बंद कंटेनर में, ठीक है। यहाँ पे आपने आयोडीन रख दिया, कंटेनर बंद है, ये आयोडीन रखा है, सबलाइम होगा तो पहले क्या होगा, आयोडीन वेपर्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इंटेंसिटी वायलेट कलर की बढ़ेगी, फिर थोड़े समय बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। पहले शुरुआत में वायलेट कलर की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, उसके बाद क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब वायलेट कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आयोडीन वेपर्स का सब्लिमेशन इधर आयोडीन सॉलिड में और आयोडीन सॉलिड का सब्लिमेशन आयोडीन वेपर्स में, दोनों रेट कैसे हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए। वो सेम चीज NH4Cl के केस में रहेगी। यहाँ पे जो अगर हमने आयोडीन की जगह NH4Cl रखा हुआ है तो क्या होगा, ये सबलाइम होगा और सबलाइम होकर के यहाँ व्हाइट वेपर्स जाएंगी, पहले कम जाएंगी फिर बाद में इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा उनका, थोड़ी ज्यादा होंगी। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जो व्हाइट इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कब कांस्टेंट हो जाएगी, जब रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू वेपर NH4Cl एंड रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वेपर NH4Cl टू सॉलिड NH4Cl बिकम इक्वल। सेम थिंग यहाँ पर है, कैम्फर में भी ये होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, कलर कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। कोई ना कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है इसका फिजिकल इक्विलिब्रिया का, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी ये हो गया इसका एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया का। ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। यानी शुगर सॉल्यूशन एंड सॉलिड शुगर, इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन। ये कब होगा, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। हमने एक बीकर लिया, इसमें हमें कंटेनर को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक भी साइड गैस नहीं है, सॉलिड शुगर है यहाँ पर और यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे इसको बंद कंटेनर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये ओपन कंटेनर में भी आपका ऑप्टेन हो सकता है, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है क्या। यहाँ पर देखिए, सपोज ये शुगर का सॉल्यूशन है, ये इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब हम पानी लें और उसमें शुगर डालते जाए और डिसॉल्व करते जाए, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। वो आपने पढ़ा है छोटी क्लास में। अब आप आगे हो बड़ी क्लास में, क्योंकि उस समय आपने इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, नहीं पढ़ा था। एक्चुअल में जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसकी कि आप डेफिनेशन क्या पढ़ते हो कि वो कंडीशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में मींस सॉल्वेंट में डालने पर और ज्यादा न डिसॉल्व हो, नो मोर डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ रखा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह रहे हो कि डिसोल्यूशन बंद हो गया। सपोज आपने शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और वो शरबत बन गया। अब शरबत में आप डालते जा रहे हो चीनी, डालते जा रहे हो चीनी, एक कंडीशन ऐसी आई जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो अब इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती है, बट क्योंकि आप खूब चला रहे हो, फिर भी आपको शुगर के पार्टिकल्स घुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो आपको लग रहा है कि कंडीशन स्टैटिक हो गई है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ शुगर नहीं हो रहा है। बट एक्चुअल क्या होता है, जब आप उसको चलाते हैं, चलाने के प्रोसेस में हो क्या रहा है, शुगर डिसॉल्व होती है, और जो डिसॉल्व शुगर है
वो क्रिस्टलाइज आउट होती है, तो दोनों का रेट यानी डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर दोनों बराबर हो जाते हैं और मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तब हम क्या कहने लगते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो अब थोड़ा सा अपनी नॉलेज में आप इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। जो आप पढ़ते थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनता है तो वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, किसमें, डिसॉल्व शुगर में और अनडिसॉल्व शुगर में, ठीक है ना। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इसका प्रूफ कहाँ से आया कि नहीं वो डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कभी कभार पूछा भी जाता है, ऐसे 1 या 2 मार्क्स में, या सिंपली ऐसे पूछ दिया गया कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है नहीं है, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर आपने लिया था शुगर, ठीक है, और आप इसको डिसॉल्व कर रहे थे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये अनडिसॉल्व शुगर मतलब बचा है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और जो अनडिसॉल्व शुगर है, जब वो कंडीशन आ गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तब हमने यहाँ पर शुगर मिक्स की। वो कौन सी शुगर, जिसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव था। यानी पहले हमने जो नॉर्मल शुगर जो आप खाते हैं, शुगर जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 8O16 होता है, ठीक है। तो अभी हमने नॉर्मल शुगर जो किचन वाली शुगर है उससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब हमने उस सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में क्या किया, हमने डाल दी ये जो शुगर है, ये कैसी है, ये रेडियो एक्टिव शुगर हमने डाल दी। रेडियो एक्टिव शुगर का मतलब क्या हुआ, उस शुगर में जो ऑक्सीजन यूज हो रहे ऑक्सीजन है वो 8O18 है, यानी रेडियो एक्टिव है, ठीक। और हम इसको रख देंगे, यानी ये क्या है, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और ये है शुगर विद रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व, थोड़े देर बाद जब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सपोज आपने इसको 1 घंटे के लिए रखा, तो आफ्टर 1 आवर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो रेडियो एक्टिव शुगर है वो तो पहुंच गई है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर के, और जो यानी बिना रेडियो एक्टिव शुगर, यानी जो नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल शुगर मतलब जिसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं था, वो क्रिस्टलाइज होकर के यहाँ मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। इसलिए हमको दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं हुआ। हमको दिखता ऐसे ही है कि जितनी शुगर यहाँ थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने डाली थी, उतनी ही शुगर यहाँ पे दिख रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको सॉल्यूशन में क्या मिली, सॉल्यूशन में हमको मिली कैसी शुगर, रेडियो एक्टिव शुगर मिली, और यहाँ जो शुगर थी वो क्रिस्टलाइज आउट होकर के जो नॉर्मल शुगर थी वो आ गई, ठीक है ना। यानी सॉल्यूशन में आपको क्या मिला, रेडियो एक्टिव शुगर इन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ क्रिस्टलाइज में आपको क्या मिला, नॉर्मल शुगर क्रिस्टलाइज्ड। यानी इस कंडीशन में जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड हो रहा है, उसमें एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अपोजिट जो प्रोसेस है उनका रेट सेम हो जाता है। तो अपोजिट प्रोसेस क्या है, यानी यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, एक तो डिसोल्यूशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन will be equal to rate of crystallization, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट होगी, यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट होगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सपोज आपसे ये पूछ दिया जाए कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड में या डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर में क्या चीज कांस्टेंट मिलेगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको कांस्टेंट मिलेगी, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। यानी जो शुगर सॉल्युबल है
जो डिसॉल्व्ड है वो कांस्टेंट रहेगी। भले रेडियो एक्टिव शुगर यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन जितनी रेडियो एक्टिव शुगर यहाँ पहुंची थी उतनी ही नॉर्मल शुगर यहाँ क्रिस्टलाइज होकर के आ गई, इसलिए ओवरऑल कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कब की है? ये वाली कंडीशन है 2 घंटे बाद की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर 2 आवर्स। ये एक बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। द नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। यानी डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड क्या होगा? एग्जाम्पल CO2 गैस, जैसे ये आपका सोडा वाटर होता है, उसमें CO2 गैस डिसॉल्व होती है, तो CO2 गैस डिसॉल्व इन CO2 इन सॉल्यूशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें गैस और सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसमें चल करके आपको आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने होंगे मीन्स अगले साल जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड आपको हेनरी लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती है ओवर द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। या डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी मीन्स मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ, solubility of the gas over the surface of solution is directly proportional to pressure exerted या vapor pressure exerted on the surface of the liquid। ठीक है, जैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सपोज इस तरह से ही तो पीते हो, ऐसी कोल्ड ड्रिंक की आपकी बॉटल होती है, इसमें इतनी खाली रहती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये CO2 गैस भरी रहती है, और यहाँ पर क्या होता है, CO2 का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर CO2 डिसॉल्व है। ठीक है, डिसॉल्व CO2 यहाँ कितनी होगी ये गवर्न करता है हेनरी लॉ से, जो कि आप अगले साल पढ़ेंगे। और हेनरी लॉ ये कहता है कि जो गैस का यहाँ पर जितना भी मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ CO2 के, या हम कहें इक्विलिब्रियम में, मतलब गैस और ये लिक्विड दोनों के, या सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है, ये दोनों गैस और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में है उस समय ये जो गैस यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, यानी पार्शियल प्रेशर या हम कहें वेपर प्रेशर, गैस के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पर, या सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कितनी गैस डिसॉल्व होगी ये डिपेंड करता है कि गैस का यहाँ पर प्रेशर कितना है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ ज्यादा गैस कैसी होगी यहाँ। तो बच्चों अब हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पर कहीं आपको इक्विलिब्रिया लिखा मिला है, कहीं इक्विलिब्रियम लिखा मिला है, दोनों में क्या अंतर है? इक्विलिब्रिया प्लूरल है शब्द और इक्विलिब्रियम सिंगुलर शब्द है, बस इतना ही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर, जो हमने आपको बताई थी बात
ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। Only in closed container at a given pressure and then कंटेनर में हम जो इक्विलिब्रियम, सपोज ये कंटेनर है हमारे पास और इसमें हमने डाला H2 गैस प्लस I2 गैस, दोनों डाल दी। तो इनिशियली हमने इसमें H2 को हम किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं, किसी भी साइड से मतलब फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड या फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे H2 एंड I2 की, ये वाली, कि हमने यहाँ पर ये जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने H2 भी डाला प्लस I2 भी डाला। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू HI। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस बंद कंटेनर में, चाहे हम पहले इनिशियली यहाँ H2 और I2 डालें तब भी हमें ये इक्विलिब्रियम मिलेगा। सपोज हमने इनिशियली यहाँ H2 और I2 नहीं डाला है, हमने इनिशियली कंटेनर में HI डाला है, तब भी हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया की बात कर रहे थे, यानी शुगर एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो आप शुगर पहले डालें और फिर उसमें लिक्विड डालें तब भी आपको मिलेगा, या आपने सीधा सॉल्यूशन डाला उसमें और फिर शुगर डाला तब भी आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन मिलेगा। आप अगर सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर की बात करें बंद कंटेनर में, तो आप पहले उसमें चाहे पानी डालें तब भी, पानी डालेंगे और फिर आइस डालें तब भी आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, या आपने आइस पहले ली फिर पानी डाला फिर भी आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम दोनों साइड से मेंटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन फ्रॉम आइदर साइड। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का आपके लिए, ठीक है। तो बोथ इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, equilibrium can be obtained from either side। either side यानी फॉरवर्ड साइड से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी, दोनों तरीके से, चाहे हम रिएक्टेंट साइड से लें चाहे प्रोडक्ट साइड से लें, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो जो अपोजिंग प्रोसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब दो प्रोसेस होती हैं इक्विलिब्रियम में, वो इक्वल भी होती हैं और अपोजिट भी होती हैं। तो बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, ठीक है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस takes place at same rate and there is a dynamic but stable condition। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, ये वाली बात ये पूछी जाती है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है या स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्थिर है और डायनेमिक मतलब चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसका एस्केलरेटर वाला एग्जांपल बताया था कि व्यक्ति भी चल रहा है और एस्केलरेटर भी चल रहा है, लेकिन दोनों ही स्टेबल कंडीशन में है, वो चीज है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक बट स्टेबल। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब चल रहा है, लेकिन दिखता स्टैटिक है। स्टेबल कंडीशन में
होती है, इसलिए हमको वो स्टैटिक दिख रहा है, बट होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंडीशन स्टेबल होती है, बट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होगा। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने आपको बताया था, जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है कि डिसोल्यूशन ऑफ जो भी सॉल्यूट है वो बंद हो गया, बट एक्चुअल में ये होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट होता रह रहा है, और रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, स्टेबल तो है बट डायनेमिक है। तो ये चीज, डायनेमिक शब्द को आपको बहुत अच्छे से समझना है, यानी इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है। ए प्लस ग्रेड की बात है, इसको आपको याद बहुत अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उस समय सभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। At the time of इक्विलिब्रियम, यानी कलर है वो कांस्टेंट दिखाई देगा, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कांस्टेंट दिखाई देगा, क्योंकि जिस रेट से कंसंट्रेट मीन्स रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उसी रेट से प्रोडक्ट इसमें चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो उनका जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हम कैसे नाप सकते हैं, कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कलर भी कांस्टेंट है, क्योंकि रेट अपोजिट दोनों कैसी हैं, कांस्टेंट है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर ए फिजिकल प्रोसेस, when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters. ये भी ध्यान रखने की बात है। It is characterized by constant value of one of its parameter. जैसे हमने अभी आपको बताया था कि कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, अभी जितने भी हमने आपको एग्जांपल बताए उसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है। जैसे हमने आपको वेपर प्रेशर वाला बताया था, यानी कि लिक्विड और गैस वाले इक्विलिब्रियम में क्या था, वेपर प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है। इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड वाले इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है। यानी कोई ना कोई एक जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कांस्टेंट होती है, कोई भी एक पैरामीटर इसका कांस्टेंट होता है। तो पैरामीटर्स एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट ए गिवन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट वन है the magnitude of such quantities at any stage. ये भी important है, the magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium.
बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थे इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।